जैसे हम रिवर के पास में बैठे ही थे तो कुछ हमें मूवमेंट नज़र आया, कुछ लोग रिवर क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। तो उसमें मैंने तुरंत बाइनोकुलर निकाला और देखा तो काली डांगरी थी, यूनिफॉर्म थी और उनके पीछे वेपन लटका हुआ था। तो ये कंफर्म हो गया था कि वहाँ पे नक्सल्स का ही प्रेजेंस था। वो जो रोज वीरता की नई परिभाषा गढ़ते हैं, हिम्मत को नए सांचे में ढालते हैं, सहनशीलता की नई सीमाएं तय करते हैं, शक्ति को नया रूप देते हैं, हौसले को नया आयाम। तिरंगे की कसम उठाने वाले ये वीर जब भी किसी चुनौती का सामना करते हैं, मिसाल का एक नया किस्सा छोड़ जाते हैं। और हमें कुछ उनका टेल साइन मिला था। हमने वहाँ से फिर आगे एडवांस किया। एडवांस करने के लिए जैसे हम जंगल में घुसे ही थे तो ऊपर से हाइट से नक्सलियों ने हमारे ऊपर जो है बुरी तरह से फायरिंग शुरू कर दिया। 10 नंबर के स्काउट और कुछ जवान फायरिंग में फंस जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेरे को सेट के द्वारा प्राप्त होती है। जब हम आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की गोलियां आ रही थी, हमारे पास कोई कवर नहीं था। बढ़ते ही जा रहे थे खाली इसलिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। एक बार आगे बढ़ गए तो आपके पास में पीछे पैर रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। जंगल के अंदर जब हम जाते हैं, दुश्मन हमारे पास नहीं आता, हमें दुश्मन के पास जाना पड़ता है। वहाँ का टेरेन ऐसा होता है कि हमें हर एक चीज़, कुदरती और बनावटी दोनों आड़ों का साथ कर लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अनडाउटेडली वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन बस यही है मैम जंगल में कि थोड़ा सा सरप्राइज इज़ द मेन थिंग फॉर देम आल्सो और फॉर अस आल्सो। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने किया। हम फायर की परवाह किए बगैर दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे। आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं। समझदारी पूर्वक जो कार्रवाई की गई, उसी की बदौलत 7 नक्सली मारे गए और हमारी किसी टीम को खरोंच तक नहीं आई। जंगल वॉरियर, जंगली योद्धा, मतलब जंगल में अपने आप को सर्वाइव करके दुश्मन को खत्म करने वाला है जंगल वॉरियर कोबरा कमांडो कहलाता है। कोबरा एक विष की तरह होता है। जिस तरह से कोबरा में विष भरा होता है, उसी तरह हमारे अंदर भी विष भरा होता है। दुश्मन हमारे ट्रैक नहीं करे, हम उनका ट्रैक करके पीछा करके मारते। डरना नक्सलियों को हमें नहीं, हमें इतनी हार्ड ट्रेनिंग दे दी जाती है, एक जज्बा हमारे अंदर बड़ा होता है। कोबराज जो है ये बनी इसलिए है कि लॉन्ग टाइम सर्वाइवल आपको जंगल में करना पड़ेगा, जंगल्स में ही आपकी फाइट होनी है। अगर उसको दुश्मन को जरा सा भी एहसास हो जाए कि कोबरा कमांडो यहाँ पर आया है तो वो अपने बाप का नाम तक भूल जाता है। जंगल में कोबरा कहाँ है ये तब पता चलता है जब कोबरा अपना शिकार पूरा कर लेता है। सेम उसी तरीके से हम भी कोबरा है, हमारी प्रेजेंस का पता तभी लगता है जब हम अपने शिकार को डस लेते हैं। जब सवाल राष्ट्र रक्षा का, तब शौर्य की बोली हो, मुश्किल हर हार जाती है जब वीरों की टोली हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपको शूरवीरों की टोली की ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो हर नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं, जिनके सामने साजिशों का पहाड़ हार जाता है, जिनके सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाता है। ये अगर ठान ले तो कुछ भी कर दिखा सकते हैं। आज वंदे मातरम में आपकी मुलाकात हम ऐसे ही वीरों से करवाने वाले हैं। ये देश के भीतर के दुश्मनों से लड़ाई की कहानी है। ये लाल आतंक की काली दुनिया की कहानी है। ये कहानी है पग पग पर खतरे की। ये कहानी है पल पल में धोखे की, और ये कहानी है उन वीरों की जो केवल इतना जानते हैं कि देश सर्वोपरि है।
और तिरंगे की शान किसी कीमत पर कम नहीं होनी चाहिए। नक्सल आतंक ने दशकों से देश की मिट्टी को लहूलुहान किया है, फिजाओं में बारूद भरा है, विकास में बाधा डाली है, शांति को खंडित किया है। लेकिन जो इस तस्वीर को बदल रहे हैं, जो नक्सलियों का काल है, वो कहलाते हैं कोबरा कमांडोज। वे ऑफ लाइफ, कोबरा इज अ वे ऑफ लाइफ। सांप जो कि बिना आवाज किए और बिना कुछ किए अपने टारगेट तक पहुंचे और उसे बर्बाद कर और वापस आ जाए। जिस तरह के मिशन पर ये निकलते हैं, वो मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं होता। इसके लिए ये अपने शरीर की सीमाओं को जीतते हैं, अपनी जरूरतों से ऊपर उठते हैं, डर को हराते हैं, फिर हर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसमें जो कमांडोज होते हैं उनको जंगल में चलना, जंगल में लड़ना और किस तरीके से सरवाइव करना है, इस प्रकार के तरीकों की महारत हासिल होती है। जब हम अपने टारगेट की तरफ जंगल में चलते हैं तो अनेक प्रकार की प्राकृतिक बाधाएं आती हैं, उनको नेगोशिएट करता हुआ अपने टारगेट को हासिल कर लेता है। ये ऐसे ही एक एनकाउंटर की कहानी है, जब झारखंड के घने जंगलों में बड़ी संख्या में नक्सलियों के होने की खबर मिली। जिस इलाके में उनकी मौजूदगी बताई जा रही थी, वो बेहद खतरनाक इलाका था। इससे पहले सुरक्षा बलों के कई जवानों को उस क्षेत्र में अपनी जान गंवानी पड़ी। हमारी यूनिट को एक इंटेलिजेंस मिला था कि नक्सल्स की पार्टी, जिनमें 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, सुधाकर और अरविंद, जिन पे 1-1 करोड़ इनाम राशि थी, तो वो वहाँ पे कैंप कर रहे हैं। और कैंप में उनका उद्देश्य ये था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे हमला करना है, उन्हें नुकसान पहुँचाना है। जितनी कठिन चुनौती उतने सख्त कमांडो। फौरन कोबरा कमांडोज के 2 दस्तों को इसके लिए तैयार होने को कह दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा का संकल्प सभी जवान लेते हैं, लेकिन इसमें जो उनके साथी होते हैं उनकी अहमियत भी बहुत ज्यादा होती है। इन कमांडोज के भीतर एक गुस्सा था, क्योंकि जुलाई में हुए एक ऑपरेशन में इनके साथी शहीद अजय कुमार नक्सलियों के साथ ही एक मुठभेड़ में उनका सामना करते हुए शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन के लिए निकलते हुए एक तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहे थे, लेकिन साथ ही इनका संकल्प बहुत दृढ़ था कि अपने साथी का बदला भी लेना है। जंगलों की लड़ाई बहुत कठिन होती है। नक्सली जंगल में इतनी गहराई में छिपे बैठे होते हैं कि वहां तक केवल पैदल पहुंचा जा सकता है। नक्सली पूरे जंगल में बारूद बिछाकर रखते हैं, ऊंचे पेड़ों पर निशाना साधे बैठते हैं और जंगल का चप्पा चप्पा जानते हैं। नक्सली जो है वो जंगलों के ही रहने वाले हैं। जंगलों में जो गांव हैं उन्हीं के आसपास के एरिया के लोग हैं, तो जंगल बचपन में वहीं पैदा हुए हैं, वहीं पले बड़े हैं। कमांडोज को यह ध्यान रखना होता है कि जंगल में उनकी आहट भी किसी को न लगे, और इसके लिए चुनौतियां 1-2 नहीं होती। पेड़ों की ऊंचाई पर ध्यान रखना होता है, तो धरती के भीतर की बारूदी हलचल से भी सावधान रहना होता है। जंगल में सांप बिच्छू से लेकर बाघ भी होते हैं। बंदूक इनके पास जरूर होती है, लेकिन जंगली जानवरों पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो नक्सली आगाह हो सकते हैं। जब हम रात को चलते हैं तो हमारे साथ में जो स्काउट में 2 हमारे जवान आगे चलते हैं, तो उनके साथ में एक जो कमांडो मशाल लेके चलता है।
सडनली मान लीजिए कि हाथी आ जाता है, तो ऑपरेशन की उसकी सरप्राइज मेंटेन रहे, उसकी सीक्रेसी मेंटेन रहे और हाथी को भी अवॉइड किया जा सकता हो, तो उसके लिए ये सब हम प्रिकॉशंस अपने साथ रखते हैं। टीम के पास तैयारी का बहुत ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि नक्सली पल पल में ठिकाना बदल देते हैं। अधिक समय लगाने का मतलब होता उन्हें भाग निकलने का मौका दे देना। ब्रीफिंग में बताया गया था कि 100 से 150 की नफरी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और हमारी यहाँ से 4 टीमें लॉन्च हुई थी, जिसमें हमारी 2 टीमें इस मिशन में शामिल थी। इसीलिए कमांडोज ने फौरन निकलने की तैयारी कर ली और निकलने से पहले अपने अपने घरों पर एक कॉल कर ली। हाँ, एक बार बता देते हैं, जैसे अगर शाम को निकलना है तो बता देते हैं कि हम हो सकता है कि सुबह फ़ोन करके बता देते हैं कि हो सकता है हम शाम को निकले, रात को निकले। और जब तक मोबाइल टावर एरिया में नहीं आएंगे तो शायद नॉट रीचेबल ही रहेंगे हम। तो घर वालों को भी आदत होगी, एडजस्ट हो जाता है, इतना फील नहीं होता है। ऐसे ऑपरेशन 24 घंटे से लेकर हफ्ते 10 दिन तक चल सकते हैं और जितने दिन यह ऑपरेशन चलता है, इनका संपर्क केवल इनके अधिकारियों से रहता है, वो भी इतनी सतर्कता से कि आवाज दुश्मनों के कानों में न पड़ जाए। दिन का कोई भी पहर हो, जंगल में रोशनी थोड़ी सी कम ही होती है और उस रोज जब पार्टी कार्रवाई के लिए निकली तब रात का वक्त था। दरअसल रात के समय जंगल में भले ही आपको रास्ता न सूझ रहा हो, लेकिन उस अंधेरे का फायदा उठाया जा सकता है और दुश्मन को चौंकाया जा सकता है। इस टीम को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, यानी दुश्मन से फासला 25 किलोमीटर का नहीं था, बल्कि जो पहली दूरी उन्हें तय करनी थी वो 25 किलोमीटर थी। ब्रीफिंग हुआ तो हम लोग यहाँ से करीब निकल गए थे 8-9 बजे करीब। तो हम लोगों को रात में 12 बजे करीब में से जंगल में छोड़ दिया गया था। फिर हम लोग रात भर चले। रोड हेड पर हम इंडेक्ट हो जाते हैं, डी बस हो जाते हैं, गाड़ियों से नीचे उतर कर, और जो हमारा आउट ऑफ मार्च होता है, यानी हम सिंगल लाइन फॉर्मेशन में चलते हैं। एक जवान आगे चलता है, क्योंकि इतना डेंस जंगल है, यहाँ पे आप खुल के चल पाना काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है उसमें। तो रात को 11 बजे हम इंडेक्ट हो जाते हैं। तो जो हमारा टारगेट एरिया था, जहाँ पे जाके हमको हिट करना था, वो लगभग वहाँ से 20-25 किलोमीटर। किसी भी ऑपरेशन में रात का प्रयोग चलने के लिए किया जाता है, क्योंकि दिन के उजाले में दिख जाने का खतरा होता है। ये टीम भी रात के अंधेरे में चली थी और लक्ष्य था सुबह होने से पहले उस जगह तक पहुंच जाना जहां पर नक्सली मौजूद थे। लेकिन घने जंगलों में 25 किलोमीटर का फासला बहुत लंबा होता है। रात को अपना हम दोस्त बना लेते हैं ताकि हम आराम से वहां तक जा सके और हमारे जो भी सिक्रेसी है वो लीक ना हो। चंद किलोमीटर चलने में हमारी आपकी सांस फूल जाए, अब ये समझिए कि ये चौकस रहते हुए बंदूक का निशाना साधे हुए चलते हैं। इनकी पीठ पर भारी भरकम वजन मौजूद होता है और इनके कदमों की आहट भी नहीं होनी चाहिए। रात के समय आवाज़ की बहुत ज़्यादा महत्व होता है कि आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। जो भी मूवमेंट होता है तो उससे कैसे जाना, जंगल झाड़ियों से कैसे बच के निकलना है। वजन, हथियार, अम्युनिशन, गोला बारूद सब कुछ लगा के आई थिंक मोर देन 25 kg हर बंदे के पास होता होगा। इतनी लंबी दूरी तय करते हुए सुस्ताने के लिए भी अगर रुकना है तो वो मिनटों के लिए ही मुमकिन है, घंटों के लिए नहीं। खाना तो एक ऐसी लग्जरी है जिसका ख्याल हमारे बहादुरों के दिमाग में भी नहीं आता। बीच में कोई खाना पीना नहीं होता। यहाँ से हम जब यहाँ से मार्च करते हैं ब्रीफिंग के बाद में, तो डिनर करके फिर यहाँ से मार्च करते हैं। और जब कमांडर के आदेश के बिना और हालात जब तक सूटेबल ना हो तब तक हम अपने ट्रुप्स को खाने का ऑर्डर नहीं देते। खाना पीना मैम ये है कि 2 या 3 दिन का ऑपरेशन होता है तो हमारे पास कॉम्पो रेशन होता है, ड्राई रेशन है, उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। तो मेन इशू है जो वाटर का आता है। खाने का तो ये है कि अगर मान लीजिए ऑपरेशन अंदर जाने के बाद एक्सटेंड कर दिया जाता है 8-10 दिन तक कोई इशू नहीं है, उसको फिर हम और ज़्यादा रेशन कर लेते हैं, थोड़ा कम खाना शुरू कर देते हैं। इन केस उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाता है तो फिर हमारे कमांडोज जो जंगली जानवर हैं या सब, उसका भी ट्रेनिंग में बताया जाता है। तो रूट्स वगैरह या जो फल वगैरह या जो भी पत्ते, लीव्स वगैरह हैं, उनको खा के वो सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइवल, जस्ट वाटर इज़ एन इशू, फूड इज़ नॉट एन इशू। इस ऑपरेशन के लिए 17 कमांडोज की 2 टीमें निकली थी।
एक की अगुवाई कर रहे थे विकास जाखड़ और दूसरे टीम की प्रतीक गुलिया। इन दोनों का लक्ष्य एक ही था। अलग अलग टीमें होने के बावजूद मिशन की सफलता के लिए टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन सटीक होना था। इनकाउंटर के दौरान सबसे पहले सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन। वो कोऑर्डिनेशन को कायम रखते हुए हम अचानक दिखने वाले टारगेट को बर्बाद करने के लिए फायर एंड मूव का ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं और इसमें जो है कुदरती आड़ों का इस्तेमाल करते हुए फायर मतलब दुश्मन के ऊपर जोरदार फायर डाल के उसको बर्बाद करते हैं। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में टीम की अगुवाई जरूर अफसर करते हैं, लेकिन टीम में इतनी एकजुटता होती है कि वहां न तो कोई सीनियर होता है न ही कोई जूनियर। सारे के सारे केवल कमांडोज जो एक दूसरे के लिए प्राण देने और प्राण लेने से भी गुरेज नहीं करते। अगर मैं एक टाइनी कमांडर हूँ, अगर मैं घबरा जाता तो फिर हमारी पूरी टीम घबरा जाती। मेरे हौसले से मेरी टीम का हौसला था और ये हौसला हमारा दुश्मन पर हावी होने के लिए काफी था। निकलने से पहले जीपीएस में उस जगह की जानकारी फीड कर दी जाती है जहां पहुंचना है, लेकिन लोकल इंटेलिजेंस से खुद को अपडेट रखना टीम पर ही निर्भर करता है। जब भी कोई टीम ऑपरेशन के लिए ऑन ग्राउंड होती है, उस समय ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने ऊपर है, बल्कि उनके पीछे एक पूरी टीम रहती है जो इस बात को देखती रहती है कि उनका लोकेशन क्या है, वो एक जगह पर कितनी देर के लिए रुके हैं, और साथ ही जब भी कोई ऑपरेशन शुरू होता है, यानी अगर गोलीबारी शुरू हो गई है कहीं पर, तो उसकी जानकारी भी इस टीम को रहती है जो एक एक पल को 24 घंटे मॉनिटर करती है। इस ऑपरेशन में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। हेडक्वार्टर में एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी। कोबरा कमांडोज के पास अब एक ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिसके जरिए टीम की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब यह होता है कि किसी आपात स्थिति में उन्हें मदद भेजी जा सके, या फिर अगर किसी घायल को इवैक्यूएट करना हो तो उस सूरत में भी कदम उठाए जा सके। रात को नेविगेशन के दौरान ORX मैप, GPS और कंपास आज से हम दिशाओं का पता करते हैं। उसके अलावा हमारे पास मोनोकूलर, NBD, PNS आदि के उपकरणों से हमारे जो स्काउट हैं उस दुश्मन की स्थिति का पता लगाते हैं। बहरहाल इस ऑपरेशन के लिए जो कमांडोज निकले थे उनमें खुद पर पूरा विश्वास था। वो तो सीने में आग लिए आगे बढ़ रहे थे, इस बात के लिए आतुर कि जल्द से जल्द दुश्मन से सामना हो और उसका खात्मा किया जाए। कमांडोज आधी दूरी तय करके पानी पीने के लिए रुके थे। इतना छोटा सा काम भी जंगल में ऐसे ऑपरेशन के दौरान किसी कार्रवाई से कम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल होता है। जब पहले हम कहीं पे बैठते हैं, सबसे पहले हम डोमिनेटिंग हाइट देखते हैं जहाँ पे हम सुरक्षित हैं, फिर वहाँ पे हम ऑल राउंड डिफेंस लेते हैं। डिफेंस के बाद हम संतरी नियुक्त करते हैं, उसके बाद ही फिर हम वर्डी होते हैं। हमारे एक वर्डी अलर्ट रहता है, दूसरा वर्डी पानी पीते हैं। पानी पीकर टीम आगे बढ़ी थी कि जंगल के साथ लगे एक गांव में जवानों की मौजूदगी को महसूस करके कुत्ते भौंकने लगे। इसी तरीके से जो आप इनकाउंटर की बात कर रहे थे, उसमें भी हम लोग जब इंडक्ट हो रहे थे, उसी समय जब ये कुत्तों ने हम लोगों को तो वहाँ पे इंडक्ट होते समय ही एक हमें एक्सपोज करने का वो था उनका कि अगर उनकी आवाज़ सुन के विलेजर्स अगर बाहर आ जाते तो हमारा मूवमेंट एक्सपोज होता था। सोचिए कितनी छोटी छोटी समस्याएं और उनके कितने बड़े मायने। उससे भी बढ़कर ये कि एक ऑपरेशन में गोलियों का आमना सामना करने से पहले इन कमांडोज को न तो ढंग से नींद मिलती है न आराम। रेस्ट, क्योंकि पूरा ट्रूप्स एक साथ उसमें रेस्ट नहीं कर सकता। उसमें यदि हमारी स्मॉल टीम थी तो उसमें हमारे पास में संतरी भी होता है, गार्ड होता है जो रात को किसी भी खतरे के लिए वो तैयार रहता है। तो वो शिफ्ट वाइज रेस्ट होता है, 2 घंटे एक आदमी रेस्ट करता है, फिर संतरी ड्यूटी देता है। कमांडोज एक बार फिर आगे की ओर।
अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए उनके पास जो अंधेरे का कवच था, उसमें अब चंद घंटों की मोहलत बची थी। सवेरा होने से पहले उन्हें जंगल के करीब बहती नदी के किनारे किसी भी कीमत पर पहुंच जाना था। जंगल के युद्ध में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत जरूरी है, यानी दुश्मन को यह आहट भी नहीं होनी चाहिए कि आप हैं। इस ऑपरेशन के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ। अचानक रात के अंधेरे में गोली की आवाज सुनाई दी। सारे जवानों ने अपने अपने पोजीशंस ले लिए, सब अलर्ट हो गए। लेकिन पहले यह तय करना जरूरी था कि दुश्मन को आपकी आहट लग गई है या फिर उनकी गोली का निशाना कोई और था। सभी जवान सतर्क थे, अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे, पेड़ों की ओट लेकर, ताकि अगर दुश्मन उन्हें देख चुका है तो मुकाबला शुरू करना होगा। लेकिन उसे एक गोली के आगे कोई और आवाज नहीं आई, यानी मुमकिन था कि किसी जंगली जानवर पर निशाना साधा गया। हम वहाँ पे जब एरिया सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे दूसरी अपोजिट साइड से हम पे फायरिंग आया, बट वहाँ पे फायरिंग का मैंने अपने कमांडोज को मना कर दिया कि हमको रिटेलिएट नहीं करना, क्योंकि वो एम फायर नहीं था। वहाँ पे मैक्सिमम हाथियों का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो हाथियों को डराने के लिए, भगाने के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं फायर। इसका एक और मतलब है, जंगल में बंदूक गांव वालों ने तो चलाई नहीं होगी। यकीनन नक्सली करीब थे, बेहद करीब। गोली की आवाज ने तस्दीक कर दी थी कि मंजिल नजदीक है। अब टीम ने वहीं पर सवेरा होने का इंतजार करने का निश्चय किया। जंगल की लड़ाई की ढेरों चुनौतियां होती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती इस हिसाब से समझिए कि हमारे जो जवान हैं उनमें कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई तमिलनाडु से है, यानी ऐसे ऐसे इलाकों से भी जहां पर जंगल नहीं है। और ये जो नक्सली हैं वो तो इन्हीं जंगलों में पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े, चप्पे चप्पे को जानते हैं। इनसे लड़ाई लड़ते वक्त कोबरा कमांडोज की वो ट्रेनिंग काम आती है कि अचानक किसी भी जंगल में जाकर आप युद्ध लड़ने को और सफल होने को तैयार रहते हैं। जंगल के मिजाज को समझना और जंगल को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना, ये कोबरा कमांडोज की बहुत बड़ी खासियत होती है। वो जब किसी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं, वो जंगल उनके लिए नया होता है, लेकिन वो उसमें रास्ता बनाते ऐसे बढ़ते हैं जैसे उसका कोना कोना जानते हैं। हमें 3 महीने की काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हमें मुश्किल हालातों में, यानी कि हमारे पास खाना ख़त्म हो जाए तो हमें कैसे रहना है, क्या खाना है, जंगल से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, और जो है किस तरह से गाँव को अवॉइड करना है, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, या आईडी ब्लास्ट हो जाए, या फिर फायरिंग हो जाए, तो उन मुश्किल हालातों में हर तरह की ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि किस तरह से हमें अपने साथी, कोई घायल हो गया तो साथी को निकालना है, या फिर बारिश आ जाए तो हमें किस तरह अपना बचाव करते हुए हमें जो है अपने जो टारगेट हमें दिया जाता है उसको हमें जो है टच करना ही करना है। अपने टारगेट को हम हिट करके ही छोड़ते हैं। जंगलों में खाना पकाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आग जलाई जाएगी तो धुआं उठेगा और दुश्मन को सटीक जगह की खबर हो जाएगी। यानी चाहे वो 1 दिन जंगल में रहे या फिर 10 दिन, उन्हें पका हुआ खाना नसीब नहीं होता। और इतना रसद लेकर वो चलते नहीं, क्योंकि पीठ का वजन हथियारों के कारण पहले ही काफी होता है। खाना जो भी है वो सब पैक लंच होता है। कोई भी हमारा कमांडो जंगल के अंदर खाना नहीं बनाता, और जो जंगल के अंदर जो फ्रूट्स हैं, जंगली जानवर हैं, उनको सबको यूज लेते हैं। खाने पीने की चीज़ें हम सूखी ले जाते हैं, ड्राई राशन होता है हमारे पास। मैगी हम यूज़ करते हैं, कैंपो राशन हमें कैंप से दिया जाता है, उसमें हमें बनी हुई दाल होती है, रोटी होती है, उसी को हम 2 से 3 दिन अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पर न चेहरे पर शिकन, न आंखों में शिकवा, न जुबान पर शिकायत, बस राष्ट्र रक्षा का जिम्मा कंधों पर लिए ये अनजान जंगलों की खाक छानते हैं, अनदेखे खतरनाक दुश्मनों के खात्मे की। हम लोग सर्च करते हुए नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे जब हम पहुंचे तो हमारे ऊपर
नदी के दूसरी छोर से फायर शुरू हो गया। फायरिंग आते ही हम समझ जाते हैं कि नक्सल ने हम पे एम्बुश कर दिया है, घात लगा के वो बैठा है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे। हमारे पास में यदि हम रिवर बेड पे बिल्कुल खुले आ जाते हैं तो हमारे पास में 1 इंच की भी कवर नहीं थी। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने किया। मैम टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, मैं सोचना इतना नहीं पड़ता है, वो बस ठीक है ये करना है। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं। हम फायर की परवाह किए बगैर दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक पहुँचे और उनको मार गिराए और उनको भगाने में अपनी टीम के साथ सफलता हासिल की। एक ऑपरेशन में कोबरा कमांडोज की सफलता अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके पीछे इनकी ट्रेनिंग भी देखना ज़रूरी है। उस ट्रेनिंग में 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक ये कि चाहे कितनी भी दिन, कितने भी घंटे इन्हें लगातार एक ऑपरेशन में रहना हो, दुरुस्त रहें, यानी स्टैमिना। और दूसरी चीज़ है शक्ति, यानी कि इनकी ताकत। जो स्किल है वो बाकी जगहों पर ज़रूर उसकी भी ट्रेनिंग चलती रहती है, लेकिन ये 2 चीज़ें जिसकी वजह से एक कमांडो के उद्घोष में इतना आक्रोश हमें सुनाई देता है। कमांडोज ने पूरी रात में 25 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली थी, यानी वो लगभग उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां नक्सलियों के होने की खबर थी। गोली की आवाज से इस बात की तस्दीक भी हो चुकी थी कि खबर पुख्ता है। यह भी तय था कि नक्सलियों को कमांडोज के होने की खबर नहीं लगी है। लेकिन जंगलों के बारे में इस तरह की जानकारी दी जाती है तो सटीक लोकेशन पता होना मुमकिन नहीं है। टीम को मोटे तौर पर इलाके की जानकारी दी जाती है। वहां पहुंचकर खामोशी से सर्च ऑपरेशन चलाना होता है। कमांडोज की 2 टीम अलग अलग इलाकों में यही करने में जुटी थी। जब हम साइट तक पहुंचे तो हल्का हल्का मॉर्निंग हो चुका था। मॉर्निंग में हमें नदी के किनारे पहुंच चुके थे तो नदी क्रॉस करते हुए कुछ नक्सल दिखाई दिए। फिर उनका थोड़ी देर पीछा किया, लेकिन वो लोग निकल गए थे। फिर वहाँ पे हम लोगों को कुछ टेलटेल साइन मिला था। बड़ा दिलचस्प होता है ऐसे ऑपरेशन में कुत्तों का इस्तेमाल। इंसान और कुत्ते की दोस्ती यहाँ पर एक कदम और आगे जाती है। वफादारी तक नहीं बल्कि एक साथी की तरह। ये बिना वर्दी के सिपाही हैं, ये बिना वर्दी के फौजी हैं। ट्रेनिंग उतनी ही इन्हें मिलती है और अपने इंसानी दोस्तों से एक कदम आगे चलते हैं। जंगल में कोबरा कमांडोज के बहुत पक्के साथी होते हैं ये। डॉग स्क्वाड के ये सिपाही सबसे आगे चलते हैं और आईईडी की गंध लेते हुए चलते हैं ताकि टीम का कोई कमांडो गलती से बारूद पर पांव न रखे। लेकिन अपने व्यवहार से बिल्कुल विपरीत ये कुत्ते पूरे ऑपरेशन में बिल्कुल नहीं भौंकते। कभी ऐसा होता है कि भौंकने लगे या वैसा तो अभी नहीं हुआ है फिलहाल। जैसे मतलब हमारी टीम में आगे चलती है, कुछ अचानक कुछ जाती है तो मतलब थोड़ा सा रुक के हमको इंडिकेशन देता है कि आगे कुछ है, तो हम पीछे वाले पार्टी को हम बता देते हैं कि कुछ आगे सामने है। तो हमारा जो स्काउट जो चलता है उनको बताते हैं, तो वो थोड़ा सा हम रुक के थोड़ा सा सर्च करते हैं। उसके बाद भुगता उगता तो नहीं है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हमारे जो साथ में जो टीम चलती है तो उस टीम को हम क्या करते हैं, कोडन लगवा लेते हैं। कोडन लगवाने के बाद में फिर हमारा काम क्या रह जाता है कि उसको देखना कि आईडी कितने मतलब किस प्रकार की है और कितने मतलब बड़ी है, तो उसी हिसाब से हम इसको सेफ्टी करते हुए इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जरा सोचिए, इतना अनुशासन कि चाहे जो हो जाए कमांडोज की तरह ये भी पूरी तरह सतर्क और खामोश रहते हैं। इनकी ट्रेनिंग भी उतनी ही कड़क रहती है। अब कमांडो टीमों के साथ उन जंगलों में उस रोज भी ये मौजूद थे। विकास जाखड़ की टीम नदी के किनारे जहां तलाश कर रही थी, वहां कमांडो रियाज आलम सबसे आगे थे।
जब अचानक एक सनसनाती हुई गोली आई। हम लोग सर्च करते हुए नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे जब हम पहुंचे तो हमारे ऊपर नदी के दूसरी छोर से फायर शुरू हो गया। जब फायर शुरू हो गया तो एकाएक हमें एक झटका सा महसूस हुआ। गोपनीयता के जिस कवर को लेकर टीम चल रही थी वो हट चुका था। दुश्मन ने कमांडोज को देख लिया था और रियाज आलम सीधे गोलियों की जद में आ चुके थे। फायरिंग आते ही हम समझ जाते हैं कि नक्सल ने हम पे एम्बुश कर दिया है, घात लगा के वो बैठा है। काफ़ी मुश्किल हालात थे, हालांकि वो हाइट पे थे, हम डाउन पे थे, पर जो है कोबरा को यही सिखाया जाता है कि मुश्किल हालात में आप किस तरह से दुश्मनों को जो है गिरा सकते हो। गोलियों की आवाज से दूसरी टीम भी अलर्ट हो गई थी। सबको मालूम चल चुका था कि अब छिपने की जरूरत नहीं, दुश्मन सामने है और मुकाबले की घड़ी आ चुकी है। पता लग जाता है लोकेशन का कि हाँ भाई यहाँ से नज़री दूरी पे था, किस एरिया में हमारा जो एक कंपोनेंट है वो नक्सलियों की फायरिंग में दब गया। नुकसान नहीं हुआ, फायरिंग चल रही है, तो अब आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो डिसाइड हुआ, सेट पे ही डिसाइड होता है कि भाई वो टीम वहीं से जो उसका कंपोनेंट नहीं है फायर के अंडर, वो वहाँ से उनको लेफ़्ट से फ्लैंक करेगा और हम राइट से फ्लैंक करते हुए जहाँ भी ग्रुपिंग फायर करेंगे, जहाँ भी नक्सलियों के मोर्चे हैं जो नदी के पत्थरों की आड़ लेके फायर कर रहे थे, तो उस तरफ हमने फिर बढ़ना शुरू कर दिया था। जरूरी नहीं कि हर ऑपरेशन में आपको हमेशा कोई आड़ मिले, कोई ओट मिले, यानी कोई पेड़ हो, चट्टान हो। कभी कभार चलते हुए अचानक आपके सामने खुली जमीन या फिर नदी आ जाती है। उसका सीधा मतलब होता है कि अगर दुश्मन सामने है तो वो आपको देख सकता है और आप पूरी तरह से एक्सपोज्ड हैं। और यही इस ऑपरेशन के फाइनल से ठीक पहले हुआ था। कमांडोज नदी के तट पर थे। फायरिंग नदी के पार ऊंचाई से आ रही थी। नक्सलियों को आड़ भी थी, ऊंचाई का एडवांटेज भी था और कमांडोज पूरी तरह से एक्सपोज थे। जवाबी फायरिंग के लिए वो कोई ओट ले ही नहीं सकते थे और ओट लेने के लिए अगर वो पीछे जंगल की ओर जाते तो नक्सलियों को भाग निकलने का मौका मिल जाता। आगे हम नहीं बढ़ते तो अपने जवानों को बचा पाना बहुत मुश्किल था। तो मैंने डिसीजन ये लिया कि जो पूरा ट्रूप्स है जो बचा हुआ है वो एक्सटेंड लाइन में और सामने के एरिया में जहाँ से नक्सल फायर कर रहा है एक साथ हिट करेगा और वार क्राई करते हुए पूरा नक्सल की साइड में दौड़ पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ रहे थे, दुश्मन की गोलियां आ रही थी, हमारे पास कोई कवर नहीं था। हम अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी पूरे ट्रूप्स के साथ नदी की ओर बढ़ रहे थे जहाँ से दुश्मन का फायर आ रहा था। फिर इन कमांडोज ने वो किया जिसकी कल्पना से भी सिहरन उठती है। बंदूकों को थामे निशाना लगाते ये नदी में दौड़ पड़े। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह। सामने से गोलियां और हम उस तरफ बढ़ रहे थे और बढ़ते ही जा रहे थे, खाली इसलिए कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उस जगह पे हमें लड़ना ही था, वो लड़ना ही हमारे पास ऑप्शन था, वही हमने किया। गोलियों की दिशा को देखकर कमांडोज इतना समझ सकते थे कि नक्सलियों की संख्या बहुत बड़ी है। दूसरी मुश्किल ये थी कि नक्सली उनकी संख्या आसानी से आंखों के सामने गिन सकते थे। अद्भुत होता है वो हौसला जो मौत के मुंह में जाने से भी नहीं हिचकता। अद्वितीय होते हैं वो वीर जो अपनी सुरक्षा की परवाह तक नहीं करते, केवल अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं। और कोई टैक्टिक्स उस टाइम पे पॉसिबल नहीं थी। रास्ता था और कोई इशू ऐसा सच नहीं था मैम। हमारे जवान फंसे हुए थे तो कौन निकालेगा, हम ही निकालेंगे लास्ट, और कोई रिसोर्ट था ही नहीं मैम। आगे बढ़ते हुए कोबरा कमांडोज दनादन फायरिंग करते जा रहे थे। नदी में दाखिल होने के कारण एक एक कदम भारी होता जा रहा था, लेकिन मजाल है जो एक पल के लिए भी किसी के कदम डगमगाए। सोचना इतना नहीं पड़ता है, वो बस ठीक है ये करना है। सबको बताया गया भाई हाँ वहाँ से गोली आ रही है, वहाँ जाना है, ठीक है। कूद के जो हम अंदर थे जंगल से, वहाँ से कूद के उस तरफ फायर करते हुए आप फायर एंड मूव, एक पार्टी आगे बढ़ेगी दूसरा उसको कवर करेगी, तो उसमें तो कोई इशू नहीं था।
नदी पार करते ही कमांडोज ने उसी फुर्ती और रफ्तार को बनाए रखा। सीधे उस ओर भागे जहां से गोलियां आ रही थी। लेकिन कमांडोज का ऐसा खतरनाक रूप देखकर जैसे दुश्मन का भी कलेजा कांप उठा था। उनसे कहीं अधिक संख्या में होने के बावजूद वो मैदान छोड़कर भाग रहे थे। उस टाइम में मन में बस केवल यही आता है कि अपने साथियों को बचाना है। एक बार आगे बढ़ गए तो आपके पास में पीछे पैर रखने का कोई स्कोप नहीं होता है। और एज ए कमांडर यदि आप ही पीछे हट गए तो आप अपने जवानों को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। जिस मिशन पर ये कमांडोज निकले थे वो मिशन पूरा हो चुका था। नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर ढेर हो चुका था। तो इधर से हमारी जो एक एलएमजी हमने जो पीछे की तरफ था, जो दूसरा बैंक था जहाँ नक्सलियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पे हमारी एक एलएमजी लगा दी जाती है। एक जो यूबीजेल हमारे मोटर वगैरह जो भी हमारे एरिया वेपन्स थे उनका यूज़ कर रहे थे हम। उनका यूज़ करते करते फिर हम जब तक ये लग रहा था कि हाँ भाई आवाज़ आ रही है गोलियों की, पीछे रेत में लग रही है, पानी में लगती हुई दिख रही हैं, तो ये था कि हाँ ऑलमोस्ट 50% तो हमने अपना कवर कर लिया है। तो उसके बाद जवानों में और जोश आ जाता है जब ऐसा लगभग जैसे वॉर टाइप बैटल टाइप सिचुएशन चल रही है। तो मतलब कई एनकाउंटर हुए, लेकिन जो एनकाउंटर ऐसा लगातार जिसमें इतनी फायरिंग हो, अराउंड कई 100 एम्यूनेशन उसमें यूज़ हो गया था, जिसमें हमारे पास एरिया वेपन भी यूज़ हुआ, यूबीजेल भी यूज़ हुआ और एम्यूनेशन भी उधर से भी फायर आ रहा था। जब कमांडोज उस जगह पर पहुंचे जहां से फायरिंग हो रही थी, उन्हें अपनी गोलियों के शिकार सामने नजर आए। वहां लाशें बिछी हुई थी, लेकिन जिस पैमाने पर हथियार और बाकी सामान बरामद हुआ उसे देखकर वो हैरान रह गए। ऑपरेशन अब पूरा हो चुका था, लेकिन हमारे आपके लिए किसी भी ऑपरेशन की सफलता तब होती है जब सामने जो दुश्मन है उसका अंत हो जाए। किसी भी टीम के लिए सफलता तब होती है जब एक भी व्यक्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, यानी जीरो कैजुअल्टी। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। सामने 7 नक्सली ढेर हो चुके थे, लेकिन ये पूरी टीम दुरुस्त। हालांकि इसके बाद भी एक काम बाकी रहता है कि जिस इलाके में ऑपरेशन होता है आपको उसके बाद देखना होता है कि कहीं वहां पर किसी भी तरह की आईईडी को तो नहीं रखा गया है, किसी भी तरह का धमाका करने की साजिश तो नहीं है, क्योंकि लोग वहां से गुजरे या कुछ भी हो तो किसी को किसी तरह का नुकसान न हो। तो इस ऑपरेशन में भी ऐसा ही किया गया। यह सामान्य है कि नक्सली किसी भी जगह को अगर छोड़कर भागते हैं तो वहां विस्फोटक बिछा जाते हैं ताकि सुरक्षा बलों की जान ले सके। इसीलिए हर ऑपरेशन के बाद इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी होती है। आईडी वगैरह ब्लास्ट कर रहे थे डेटरेंस इफेक्ट के लिए, तो उस टाइम पे यही था कि हैबिट होती है कि आईडी वगैरह से कोई नहीं थी। एक बार फट गई आईडी तो अब वहाँ वो एरिया तो सेफ है। एक बार अगर आईडी जिस एरिया में फट गई ऑलमोस्ट कि हाँ भाई वहाँ तो वो सबसे सेफेस्ट रूट वही है अभी। तो उसी जिस डायरेक्शन में वो था तो हमने 2-2.5 किलोमीटर तक चेज़ किया, लेकिन उस एरिया में वो शायद वहाँ से निकल गए। फिर उसके बाद हमारी टीम छोटी थी तो हमें उस एरिया को सिक्योर करके रखना था, तो हम उससे आगे जानबूझ के नहीं गए। यहां तक कि अपने मृत साथियों की शरीर से भी वो बम बांध देते हैं। इसीलिए आखिरी गोली से भी ऐसे ऑपरेशन का अंत नहीं होता। आईईडी को डिटोनेट करना भी एक बेहद खतरनाक प्रक्रिया का हिस्सा है। झारखंड के जंगलों में 100 से अधिक नक्सलियों से जांबाजी से लोहा लेने के लिए और उन्हें ढेर करने के लिए विकास जाखड़ और रियाज आलम को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये सच है कि हमारे देश में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अनगिनत जवान आतंक से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, लेकिन ये उससे भी बड़ा सच है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है, यानी नक्सलवाद की जो समस्या है, उसने कहीं अधिक जवानों की जान ली है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे ये जवान लगातार दिन रात लड़ रहे हैं। नक्सलवाद कभी विचारधारा से उपजा था, आज विचारों का सौदा करने वाले हैं जो पीढ़ियों को जहरीली सोच से भरकर उन्हें नक्सलवाद के खूनी खेल में झोंकते हैं।
इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए एक ओर हथियार उठा चुके नक्सलियों को खत्म करना होता है तो दूसरी ओर इसे पनपने से रोकना होता है। सीआरपीएफ की यही दोहरी भूमिका है जिसे वो बखूबी निभा रही है, गांव-गांव तक पहुंच बनाकर, मदद पहुंचाकर और जहां आतंक फैलाने की कोशिश होती है वहां शौर्य दिखाकर। सबसे पहले जब भी हम ऑपरेशन लॉन्च करते हैं तो नक्सल्स को चैलेंज करते हैं कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपके पास पूरा मौका है, आपको मारना हमारा उद्देश्य नहीं है। फिर यदि वो पहले हम पे फायर करते हैं, हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उसके बाद हम रिटालिएट में उनके ऊपर फायर करते हैं, उन पे हमला करते हैं। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन का गठन सितंबर 2008 में हुआ था और तब से लेकर अब तक वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी शुरू से जो 3 महीने की जो कमांडो ट्रेनिंग होती है उसी में हमें धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है। कमांडो सर्वाइव कैसे कर पाता है, जो टफ़ एरियाज़ हैं और जो सिचुएशंस हैं उसको कैसे हैंडल कर पाता है। सीआरपीएफ की ड्यूटियां जो है वो हर क्षेत्र की हो गई है, सब कुछ करती है। आंतरिक सुरक्षा से लेकर देश के बाहर भी है, अपनी सेवाएं दे रही है। दिनों दिन तक खाने पीने को न मिले तो जंगल में पेड़ों का जड़ हो या सांप, कुछ भी खाकर जी लेते हैं। ये थकते नहीं, ये डरते नहीं, ये हारते नहीं, अपनी सांसों पर पहला अधिकार अपनी मिट्टी का मानते हैं। हर सफल ऑपरेशन पूरे देश को गर्व करने का एक मौका देता है, लेकिन कदम कदम पर खतरा है, कदम कदम पर चुनौती है। इसीलिए ये थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं अगली चुनौती के लिए, अगले मिशन के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी शौर्य की किसी और कहानी के साथ। वंदे मातरम।